हेलो बच्चों, आपको वकास एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान पहला अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इसके अगर मैं परिचय की बात करूँ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के मैं अगर परिचय की बात करूँ तो इसमें परिवर्तन के बारे में हम पूरे विश्व ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तन को ही दर्शाना है। अगर ब्रह्मांड में अनेकों समय परिवर्तन के साथ हर एक चीज क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। अगर मैं बात करूं लोहे पर जंग लगना, लोहे पर कैसे जंग लगता है? जंग लगता है कैसे? समय परिवर्तन होता है। समय परिवर्तन के साथ साथ वो धीरे धीरे उस पे क्या होता है, अभिक्रिया होते होते वो क्या होती है, वो खराब हो जाती है, जंग लग जाती है। और दही, दूध से दही का बनना, ये भी एक प्रकार से परिवर्तन है। ये भी एक प्रकार से क्या है, परिवर्तन है। तो इसमें हम सिर्फ परिवर्तन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय में सिर्फ हम परिवर्तन और उसकी अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते, कैसे कैसे ये अभिक्रियाएं होती है, क्या अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन होता क्या है। परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया है। परिवर्तन की अगर मैं बात करूं, परिवर्तन दो भागों में क्या है, विभाजित है। क्या है? एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक क्या होता है भौतिक परिवर्तन, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता क्या है? भौतिक परिवर्तन अगर मैं बात करूं, वे परिवर्तन होते हैं जिसमें केवल वस्तु की क्या होती है, वस्तु का रूप बदलता है और वस्तु की अवस्थाएं बदल जाती है। वस्तु का रूप और वस्तु की अवस्थाएं बदल जाती है, लेकिन उनकी मूल संरचना और रासायनिक गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। देखो क्या कह रहा है, वे परिवर्तन जिसमें केवल वस्तु का रूप या अवस्था बदल जाती है, वस्तु का रूप या अवस्था बदल जाती है, लेकिन उसकी मूल संरचना या उसकी रासायनिक गुण नहीं बदलता है। रासायनिक गुण में कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है वे परिवर्तन जिसमें केवल वस्तु का रूप बदलता है और क्या बदलता है, या उसका या अवस्था बदल जाती है, लेकिन उसकी मूल संरचना या उसका रासायनिक गुण नहीं बदलता है। उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे अगर मैं बात करूं, ये मार्कर है, अगर मैं इसे तोड़ दिया तो ये इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसमें मैं क्या देखा, परिवर्तन, ये इस प्रकार से कनेक्ट हो गया। ये भौतिक, हमें इसकी बोले तो ये मार्कर की क्या है, वस्तु का रूप। इन दोनों का पहले रूप कैसा था, एकदम बेलन जैसा। अब देखो कैसा है, बेलन और शंकु जैसा लग रहा है। तो ये हमारा रूप क्या हो रहा है, रूप चेंज हो रहा है, रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, रूप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि मैं बात करूं अवस्था में परिवर्तन की, द्रव क्या होता है, पानी क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। जब पानी द्रव अवस्था में होती है, जब उसे ठंडा किया जाता है, जब ठंडा करते हैं वो ठोस में चली जाती है। तो ठंडा किया गया उसमें ठोस में चली गई, उसका अवस्था क्या होगा, अवस्था बदल गई, लेकिन उसकी संरचना क्या कर रही है, संरचना बदल नहीं रही। उसकी संरचना जो क्या कह रहा है, उसकी मूल संरचना जैसे मूल संरचना की अगर मैं बात करूं, पानी किस चीज से मिलकर के बना, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। पानी किससे मिलकर के बना है, ऑक्सीजन के दो हाइड्रोजन इससे मिलकर के बना है। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। जब ये भाई द्रव अवस्था में रहता है तब भी ये इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात में फिक्स रहता है। जब ये ठोस अवस्था में, जब ये अवस्था बदलती है, जब इसे ठंडा करती है, ठोस अवस्था में जाती है, तो तभी इसका सूत्र यही रहेगा, संरचना इसकी नहीं बदलती, जैसा है वैसा। और क्या करें, रासायनिक गुण नहीं बदलता। रासायनिक गुण मतलब इसका सूत्र जैसा है, जो ये काम करता है। जैसे ये क्या काम करता है, H+ आयन देता है, हाइड्रोजन क्या करेगा, टूटेगा H+ और OH-। ये क्या है, रासायनिक गुण भी नहीं बदलता। जब ये अभिक्रिया की जाती है OH- निकल सकता है, H+ निकल सकता है, ये इसके रासायनिक गुण भी नहीं बदलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते। इसी को ही हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन होता क्या, वे परिवर्तन
कह रहा वे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, वे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और नए पदार्थ की संरचना भी बदल जाती है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, मतलब अगर इस रासायनिक परिवर्तन की मैं बात करूं, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होना, अलग एकदम। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, दोनों गैस है। क्या कह रहे हैं? अब हमें रासायनिक परिवर्तन कराना है। वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। अगर मैं बात करूं H2O, ये क्या है? ये है क्या? पानी का, ये ऑक्सीजन, ये गैस अवस्था में, ये ठोस अवस्था, ये गैसीय अवस्था में, ये गैस अवस्था में। अब रासायनिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऑक्सीजन क्या आती है? आग को बुझाने में काम आती है। ऑक्सीजन क्या करती है? आग को बुझाने में काम आती है। और इसकी बाबू अगर देखोगे संरचना भी क्या है? ये हाइड्रोजन अलग से, ऑक्सीजन अलग से, लेकिन ये पानी जो बन रहा है इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी। और अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूं, हाइड्रोजन की संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी, ऑक्सीजन की संरचना कुछ कैसे बनेगी? ऐसे करके बनेगी, इस प्रकार से ऑक्सीजन की संरचना। लेकिन इसकी संरचना कैसे बनेगी? इसकी संरचना बनेगी क्या? इस प्रकार से इसकी संरचना हमें देखने को मिलेगी। चाहे वे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या कर रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो जल बना रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बना रहे हैं। ये क्या करता है? ये आग को जलाने में काम करता है, आग को जलाने में भाई मदद करता है। और ये आग को क्या करता है? बुझाने में काम आता है। आग को बुझाने में क्या करता है? काम आता है। इसमें इसके गुण क्या हुए? इसके गुण परिवर्ती है कि नहीं? वे रासायनिक परिवर्तन जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। ये एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। और नए पदार्थ की संरचना भी क्या होती है? अलग होती है। इन दोनों की संरचना, इसकी संरचना और इसकी संरचना, संरचनाएं भी क्या होती है? इसकी अलग होती है। इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब इसके बाद हमारी टॉपिक बनती है रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? चलो देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या भाई? रासायनिक अभिक्रिया ये होती क्या है? ये हमारी हेड, ये होती क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। इसमें अगर मैं बात करूं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ हो, जब दो या दो से अधिक, जब एक या उससे अधिक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या है? जब एक या उससे अधिक, जब ये एक या एक से अधिक, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके क्या करते हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके क्या करते हैं? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का क्या करते हैं? नए पदार्थ का, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का, नए गुण वाले पदार्थ का क्या करते हैं? नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक अभिक्रिया है का? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जब दो या दो से अधिक क्या है, जब वो दो या दो से अधिक पदार्थ, जब एक या अनेक पदार्थ, जब एक दो नहीं, जब एक या अनेक पदार्थ मिलकर के, जब एक या अनेक या एक से अधिक कह सकते हैं, एक या एक से अधिक या एक या अनेक पदार्थ मिलकर के नए गुण वाले पदार्थ का क्या करते हैं, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया है क्या? रासायनिक अभिक्रिया जब एक या अनेक पदार्थ मिलकर के नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, वही फार्मूला लेता हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहा है, नया गुण वाला, एकदम नया गुण वाला। इसकी गुण अलग है, इसका गुण, इन सबका गुण अलग है, सबका गुण क्या है, अलग। सब लोग मिलकर के एक या अनेक पदार्थ मिलकर के आपस में मिलकर के या आपस में क्रिया करके, आपस में मिलकर के या क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके गुण अलग हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का काम अभी क्या, ऑक्सीजन का काम होता है आग को बढ़ावा देना, और पानी, ये पानी बन रहा है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाता है, और इसका काम होता है आग को बुझाने का काम करता है, आग को बुझाने का काम करता है। एक नए गुण वाले पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, जन्म होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पर वो बहुत सिंपल, इतनी सिंपल कहीं नहीं जा सकती। रासायनिक अभिक्रिया है क्या, है क्या भाई? याद करने का तरीका सिर्फ अगर बदल दिया जाए, कुछ नहीं। इसे मैं कहता हूं ना, एक बार सिर्फ गंभीरता से इसे देखा जाए, गंभीरता से। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके नए गुण वाले पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब कितने बच्चों को ये टेंशन रहता है, कितने बच्चों को ये टेंशन रहता है, टॉपिक क्लियर नहीं होती, याद नहीं होता। याद क्यों नहीं होगा? बस हम क्या करते हैं, हमारा नजरिया अलग होता है। याद करने का नजरिया क्या बदल दिया जाए तो सारी टॉपिक क्लियर हो जाएगी। नजरिया जैसे बदलने को कैसे, अगर मैं बात करूं, बच्चे कहते हैं कि याद क्यों नहीं याद होता है, वो उस चीज पे विचार नहीं करते, उसे उस नजरिए से याद नहीं करते। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे याद करना है, मेरा कहना, अगर मैं तुमको एक पैटर्न बता दूं, याद करने का सही तरीका बता दूं, मैं कहूंगा कि मान लो कोई हेडिंग आपको दी गई, ये रासायनिक अभिक्रिया, आपको कहा गया कि एक बार तुम्हें देखना है, सिर्फ एक बार तुम्हें देखना है, एक बार सिर्फ पढ़ना है, एक के अलावा दोबारा तुम्हें पढ़ना ही नहीं। तो क्या करना, तुम्हें इस लेवल से पढ़ना है, एक ही बार तुम्हें मौका मिलेगा, उसके बाद नहीं पढ़ना। तो इस लेवल से याद करो, एक बार जो भी हेडिंग पढ़ रहे हो, सिर्फ एक बार पढ़ो, उसे दोबारा दोहराने की कोशिश ना करो। फिर उसके बाद कापी या किताब जो भी, उसे बंद करके सोचना शुरू करो, उस अभिक्रिया, उस चीज को सोचना शुरू करो, हम कितना अभी पढ़े हुए हैं, हम कितना भी पढ़े हुए, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है काम कम करता है, काम क्या करता है, कम करता है। अब काम करने विचार करता ही नहीं, बस जो मिल गया क्या है, याद नहीं हो रहा है, जो रट रहे हैं क्या याद नहीं हो रहा, का पेज पलट दिया जाए, याद नहीं, पेज पलट दिया जाए, ऐसे टॉपिक क्लियर नहीं थे, ऐसे याद नहीं। जब तक हम विचार नहीं करेंगे, जब तक हम दिमाग को भाई सताएंगे नहीं, तब तक दिमाग हमारा दिमाग पे अपलोड नहीं होगा, दिमाग में अपलोड नहीं होगा। अपलोड करनी है टॉपिक को, अगर लोड करनी है ना, परिभाषा को अगर दिमाग की मेमोरी में सेव करना है, तो क्या करना होगा, उस पर जोर देना होगा। कैसे जोर देना होगा, इसी अगर तुम पढ़ रहे हो, इसी पढ़, एक बार मैं करूँ पढ़ो, एक बार पढ़ने के बाद तुम कॉपी को क्या करो, बंद करो। बंद करने के बाद करना क्या, तुम्हें बंद करने के बाद तुम उससे ध्यान दो, कितना हम पढ़े हैं उसे क्या करो, पूरा उसे विचार करो, हम क्या है रासायनिक वे पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक, ऐसे हो गया। अब इसे तुरंत क्या करो, लिखो, या गलत हो या सही हो, उसे जितना तुम विचार किए उसे लिखो। लिखने के बाद क्या है, दोनों को मैच कराओ, कितनी कमियां हमें मिल रही, ऐसा करते रहोगे। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को क्लियर होता जाएगा, टॉपिक क्लियर, आज नहीं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे प्रयास करते रहोगे, शायद आपकी टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। चलो अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया होगी, इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया शायद आपकी क्लियर होगी। अब इसके बाद मैं बात करूं, इसमें ये रासायनिक अभिक्रिया में 2 हिस्से बन रहे हैं, एक तरफ यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये इसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, इसे कहते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या है, और इसे हम कहते हैं उत्पाद। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, रिएक्टेंट। अभिकारक बोले तो रिएक्टेंट, अभिकारक है, चलो देखते हैं अभिकारक है।
अभिकारक। अच्छा अगर बहु में बात करूं ये इसे हम अभिक्रिया, इन ये दोनों मिलने के बाद क्या बना यहाँ पे, तो ये दोनों अभी अभिक्रिया किए नहीं है, अभी ये रखे गए हैं, अभिक्रिया भी हुई नहीं है। जब यहाँ पे पहुंचेंगे तब जो उत्पाद बन रहा है वहां पे हम कहेंगे यहाँ पे अभिक्रिया, यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, हम कहेंगे यहाँ पे अभिक्रिया हुई। यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होती, तो यहाँ पे अभिक्रिया नहीं हुई है। अभिक्रिया हमें कहाँ पे देखने को मिल रही है, जब परिवर्तन होता है तब अभिक्रियाएं होती है, जब परिवर्तन होगा तब अभिक्रियाएं हमें देखने को मिलेगी। तो ये अभिक्रिया नहीं है, तो या क्या कहेंगे, जो अभिक्रिया में भाग लिया, ये दोनों के कारण क्या होगा, अभिक्रिया हुई, ये दोनों के कारण नया पदार्थ बना, ये दोनों के कारण क्या होगा, नया पदार्थ बना। तो इस हम क्या कहेंगे, जिसके कारण अभिक्रिया हो रही, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्या है अभिकारक, अभी ये अभिक्रिया में भाग लिया, ये अभिक्रिया में भाग ले, लेकिन अभी अभिक्रिया संपन्न नहीं, अभिक्रिया यहाँ पे जाने के बाद संपन्न हुई, तो ये अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, हिस्सेदार है, अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, हिस्सेदारी इनकी है। तो क्या अभिकारक क्या है, अभिकारक क्या है, वे पदार्थ उसे क्या कहते हैं भाई, उसे अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अभिकारक, उसे अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है बाबू, उसे ही हम अभिकारक कहेंगे, अन्यथा किसी को नहीं। अब इसके बाद देखिए उत्पाद क्या होता है, इसके बाद उत्पाद क्या है। अच्छा बाबू अब उत्पाद क्या है, अब इसे में क्या उत्पाद, अच्छा इस अभी क्या है, ये अभिकारक है, तो अभिक्रिया के बाद प्राप्त हुआ ना, अभिक्रिया भी तब ये प्राप्त हुआ ना जब अभिक्रिया संपन्न हुई, तब हमें H2O मिला, अभिक्रिया परिवर्तन हुआ तब हमें पानी मिल रहा है, उससे पहले पानी नहीं मिल रहा था। तो रासायनिक अभिक्रिया में से जो उत्पन्न हुआ, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया हुई उसके बाद हमें ये प्राप्त होता है। पहले अभिक्रिया होती है बाबू, अभिक्रिया होने के बाद हमें पानी मिलता है, बिना अभिक्रिया के ये पानी हमें मिलने वाला नहीं है। तो पानी मिल रहा है ना, इसमें परिवर्तन जो हो रहा है, मतलब अभिक्रिया के बाद परिवर्तन होता है, कोई भी चीज परिवर्तन होता है तो अभिक्रिया हो जाती है, उसके बाद परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन अभिक्रिया के बाद परिवर्तन होता है, तो हम क्या कहेंगे, जो अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है, जो अभिक्रिया के बाद क्या होता है, प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। उत्पाद क्या है, उत्पाद जो पदार्थ वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया नेम पे लिख देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद क्या है, उत्पाद है क्या, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें पदार्थ होता है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या करते हैं, जो हमें प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती क्या है,
कैसे हम रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानते हैं। सबसे बड़ी चीज, हम रासायनिक अभिक्रिया हुई तो कैसे हमें पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। हमें मालूम होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे। चलो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है हमारी। चलो आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। क्या रासायनिक अभिक्रिया की क्या पहचान है उसे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को हम किस प्रकार से पहचानते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो हम क्या कहेंगे, अवस्था में परिवर्तन। क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या मिलेगा, अवस्था में क्या मिलेगा, परिवर्तन मिलेगा। और दूसरा क्या है, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रंग में भी हमें परिवर्तन देखने को, रंग बदल जाते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, उसके रंग क्या होंगे, बदल जाएंगे, तो हमें दूसरा पॉइंट क्या है, पहचानने की दूसरा तरीका क्या है। रासायनिक अभिक्रिया हो रही बाबू, रासायनिक अभिक्रिया हो तो किस और कैसे पहचान सकते हैं। जैसे जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसके रंग भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अभी देख रंग कैसे बदलते देखते हैं। हाँ, रंग में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन। अब इसके बाद रंग में परिवर्तन और उसमें परिवर्तन हो गया, गैस ताप में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या होता है, ताप। तीसरा क्या है, तापमान में क्या होता है, बदल जाता है। तापमान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। कैसे तापमान में परिवर्तन होता है, सब कुछ लेते हैं डिटेल में। हाँ, क्या है, ताप में परिवर्तन। इसके बाद चौथा लेते हैं, तो गैस का निकलना। चौथा क्या मतलब, गैस का निकलना। गैस का क्या है बाबू, निकलना। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना। गैस क्या होती है, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है कभी कभी गैस क्या होती है, स्मेल निकलती ना, तो गैस में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। गैस उसकी क्या हो जाती है, उसकी खुशबू क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो हमें गैस में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और दूसरी चीज, और एक गैस में परिवर्तन। अब यहां से समझेंगे अवस्था में परिवर्तन। देखो अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है, जब हम अभिक्रिया कराते हैं उसकी अवस्थाएं कैसे बदल जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं ले लेता हूं क्या, हाँ, अगर मैं यहां से लूं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों क्या है, दोनों गैस की अवस्था में, ये दोनों गैस की अवस्था में। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करने के उपरांत हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। जब दोनों अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया के उपरांत क्या बनता है, पानी बनता है। पानी बन रहा है ना बाबू, पानी जो बन रहा है, पहले गैस, दोनों गैस थी, अब ये किस में चलेगी, लिक्विड फॉर्म में चलेगी, द्रव अवस्था में। ये गैस है, ये भी क्या है, गैस है, दोनों गैस अवस्था में। गैस से किस में चलेगी, द्रव में गई ना, द्रव में गई, तो इसकी अवस्था में क्या होता है, वो परिवर्तन हो जाता है। अब इसमें अगर हम रंग की बात करें, रंग में कैसे परिवर्तन होता है, रंग में तुम्हें कैसे परिवर्तन करके बताऊं। पहले लेते ताप में परिवर्तन, पहले ताप में परिवर्तन देखते, उसके बाद अभी विचार करते उसमें रंग में परिवर्तन क्या। ताप में परिवर्तन क्या है बाबू, इससे अगर मैं बात करूं, इसे गर्म किया जाए, इसकी कर
बहुत जल्द ही क्या करेंगे, बहुत तेजी से गति करने लगेंगे। इसके कण क्या करेंगे, बहुत तेजी से, हल्की सी उष्मा देने पर इसके कण बहुत तेजी से क्या करेंगे, कंपन करने लगेंगे। ये जो छोटे छोटे कण है ना, इसे हल्का सा उष्मा दोगे, बहुत तेजी से क्या करेंगे, गति करने लगेंगे। और इसके कण क्या है, पानी के कण क्या है, बहुत पास पास होते हैं, इसकी तुलना में पास पास होते हैं, इसकी तुलना में ये थोड़ा सा पास पास होते हैं, और ये पहले से क्या होता है, दूर दूर होता है। और इसके पानी के कण बहुत पास पास होते हैं। ये इसके अगर उतनी ही उष्मा दिया जाएगा तो ये इसके कण बहुत जल्दी क्या कर रहे थे, कंपन करने लगे थे। लेकिन इसका कण क्या करेगा, द्रव का कण पास पास होते, पहले उसके कण क्या करेंगे, दूर दूर जाएंगे, पहले दूर दूर जाएंगे। तो दूर दूर ले जाने में उष्मा खर्च होगी, उष्मा तब हमें और देना होगा, उष्मा क्या करना होगा, और देना होगा। जब हम उष्मा और देंगे तो इसके कण क्या करेंगे, पहले पास पास में उसे दूर लेकर के जाएंगे। जब दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होंगे, फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, कंपन करेंगे, फिर गति करेंगे। लेकिन ये क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कण हल्की सी उष्मा में बहुत तेजी से क्या करेंगे, कंपन करने लगेंगे। और गैस में वो गैस में भी परिवर्तन हो जाती है। कभी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसकी गैस में भी क्या होता है, कभी कभी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। हाँ, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, अब इसके बाद हमारी अगली टॉपिक क्या है, इसके बाद अगली हेडिंग हमारी है, इसके बाद हमारी अगली हेडिंग क्या है, आती है अगली हेडिंग हमारी शब्द समीकरण। शब्द समीकरण होता है, शब्द समीकरण क्या होता है, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण, शब्द समीकरण क्या होता है, अगर मैं बात करूं शब्द समीकरण, अभी शब्द समीकरण क्या होता है अभी लेते हैं। हाँ, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लेते हैं, भाग लेने वाले अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होते हैं उत्पाद, और अभिक्रिया के फलस्वरूप और अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों को उनके शब्दों द्वारा निरूपित करना, उनके उत्पादों को उनके शब्दों द्वारा निरूपित करना शब्द समीकरण कहलाता है। करना शब्द समीकरण कहलाता है। शब्द समीकरण क्या है, वे रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पाद को उनके शब्दों द्वारा उत्पाद को लेते हैं, उत्पाद को उनके शब्दों द्वारा निरूपित करना ही क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। शब्द समीकरण के रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला अभिकारक है, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक है वो, और उसके फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है, उन दोनों को उनके शब्दों द्वारा जब अगर हम लिखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे
उदाहरण लेते क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहां पे क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उनके नामों द्वारा लिखें, इसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, हमें जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, जल बनाता है। तो इनके अभिकारक और उत्पाद को उनके शब्दों द्वारा लिखा गया, इसे हम क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे। दूसरा का उदाहरण, पहला ये हो गया, दूसरा कॉपर और प्लस में कॉपर ले लिया जाए और सल्फ्यूरिकम, सल्फ्यूरिक, क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट, यह अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और क्या बनाएगा, प्लस में, और क्या बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, और जल बनेगा, जल। प्लस में और क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस में क्या बनेगा, ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो एक ये उदाहरण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लस बराबर जल हो गया, हाँ। कॉपर और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम क्रिया करा रहे हैं तो क्या बनता है, कॉपर सल्फेट प्लस में जल बनता है और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इन अभिकारक और उत्पाद को क्या किया जाए, उनके शब्दों द्वारा लिखा गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे। इसके बाद क्या होता है, शब्द समीकरण के बाद आता है रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण के बाद क्या आता है, रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण के बाद आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पाद, प्राप्त उत्पाद को उनके प्राप्त उत्पाद को उनके प्रतीकों द्वारा, क्या, प्रतीकों किसके द्वारा, प्रतीकों के द्वारा, एक यहां पर प्रतीकों के द्वारा निरूपित करना ही क्या कहलाता है, प्रतीकों के द्वारा निरूपित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक, बस कुछ चेंज नहीं करना है, बस शब्दों के द्वारा निरूपित करना, प्रतीकों के द्वारा निरूपित करना क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। अगर जब रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीक के द्वारा क्या करेंगे, अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीक के द्वारा क्या कर देंगे, निरूपित कर देंगे, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे अगर यही उदाहरण लेना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑक्सीजन, वहां पे क्या हो जाएगा, जल, बस प्रतीक के रूप में लिख दिया गया, तो इसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसका क्या हो जाएगा, कॉपर लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, प्रतीक के द्वारा कर दिया गया, इसे हम क्या कर दिए, प्रतीक के द्वारा। यहां पे क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस में H2O प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड, ये इनके प्रतीकों के द्वारा अगर निरूपित कर देंगे उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, जब अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीकों के द्वारा अगर हम क्या करें, निरूपित कर दें, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है रासायनिक समीकरण
रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। इसके बाद अगली हेडिंग क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। क्या रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार से लिखते हैं, रासायनिक समीकरण की लिखने की विधियां क्या है उसे देखते हैं। क्या रासायनिक समीकरण के लिखने की विधियां, क्या है समीकरण की, समीकरण को लिखने की विधि, समीकरण लिखने की विधियां, लिखने विधि, लिखने की विधि क्या है, इसे हम कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखते हैं। पहली चीज अगर मैं बात करूं रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखते हैं, देखो कैसे लिखा जाता है, हेडिंग है ये रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। पहले अगर मैं पहली पॉइंट की मैं बात करूं, रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में पहली पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया में अगर मैं तुम्हें उदाहरण समझाने की कोशिश करूं, जैसे H2O ले रहा हूं, ये अपनी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में ना, रासायनिक अभिक्रिया जब करा रहे उसमें अभिकारक और उत्पाद जो है, पहला जो पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद का नाम या प्रतीक मालूम होना चाहिए। नाम और प्रतीक, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद का नाम या प्रतीक, नाम और प्रतीक क्या होना चाहिए, मालूम, नाम और प्रतीक मालूम होना चाहिए। रासायनिक लिखना, रासायनिक अभिक्रिया में नाम और प्रतीक, पहला पॉइंट रासायनिक अभिक्रिया में नाम और प्रतीक मालूम होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, इसका हमें प्रतीक, ये हाइड्रोजन नाम भी मालूम है, हाइड्रोजन इसका नाम मालूम, हाँ मालूम, ऑक्सीजन है तो इसका प्रतीक ऑक्सीजन और नाम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। ये जल है H2O, फार्मूला क्या है H2O, इसका प्रतीक क्या है H2O। इस प्रकार से हमें मालूम होना चाहिए, तब जाकर के हम रासायनिक अभिक्रिया को लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। दूसरी विधि क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये, अब अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट में, इसमें तत्वों को क्या किया जाता है, इसमें तत्वों को, इसमें रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को क्या, पदार्थों को अणुओं के रूप में क्या लिखा जाता है, पदार्थों को अणु के रूप में। जैसे यहाँ पे देखो ये अणु है, ठीक है, जब एक से अधिक पदार्थ मिल जाते हैं उसे अणु कहते हैं। जैसे ये H2, ये दो मिल करके बने ना, तो रासायनिक पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया में सदैव इसे रासायनिक अभिक्रिया में अणु पदार्थों को अणुओं के रूप में लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में क्या किया जाता है, वो पदार्थ जो रहते हैं, जो ये पदार्थ जो पदार्थ होते हैं उसे सदैव किसके रूप में लिखा जाता है, अणुओं के रूप में लिखा जाता है। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, ये सारे किसके रूप में लिखे जाते हैं, नाइट्रोजन O2, N2, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, ये इन्हें अणुओं के रूप में लिखा जाता है। क्यों इन्हें अणुओं के रूप में लिखा जाता है, ये सारे द्विआणुक है, ये सारे द्विआणुक है, हाँ ये द्विआणुक है, द्विपरमाणुक, आणुक नहीं द्विपरमाणुक है। ये सारे जो है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सारी गैस जो होती, सारी गैस क्या होती है, क्लोरीन भी ले लो, क्लोरीन भी है, ये सारी गैसें जो होती है ना द्विपरमाणुक होती है, द्विपरमाणुक होती है। तो इन्हें हम कैसे लिखते हैं, इन्हें अणुओं के रूप में हम लिखते हैं। और कुछ एक अणुक होती, एक परमाणुक होती है, एक परमाणुक, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम हो गया, उन्हें तत्वों के कुछ पदार्थ, कुछ तत्व एक अणुक होते हैं, जैसे NaC है, इन्हें अणुक, इसे सिर्फ परमाणु के रूप में, इन्हें परमाणु के रूप में लिखा जाता है, इन्हें परमाणु के रूप में लिखा जाता है। जैसे क्या Na और Mg, ये सारे क्या एक अणुक है, एक परमाणु है, ये सारे क्या एक परमाणु है, इन्हें परमाणु के रूप में क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। अब इसके बाद तीसरी हेडिंग, तीसरा पॉइंट क्या बनता है, इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है, अब यहां से तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें अभिकारक को ना, इसमें जो अभिकारक होते हैं बाबू, जो अभिकारक होते हैं वायु, अभिकारक कौन क्या करते हैं, वायु,
तीर के बाएं अभिकारक को हम बाईं ओर क्या करते हैं, लिखते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या बनता है, अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं अगर एक से अधिक अभिकारक है। जब एक से अधिक अभिकारक रहेगा उन्हें प्लस की निशान के द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। अभिकारक को हम बाईं ओर लिखते हैं, अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं। अगर एक से अधिक अभिकारक रहेगा, अगर एक से अधिक अभिकारक रहेगा तो उसे हम क्या करेंगे, प्लस के निशान के द्वारा क्या करेंगे, उनको अलग करेंगे, उन्हें अलग करेंगे। अब चौथा पॉइंट क्या बनेगा, चौथा पॉइंट क्या बनेगा, उत्पाद को हम किस तरफ लिखेंगे, दाईं ओर। उत्पाद को हम किस तरफ लिखेंगे, दाईं ओर। अगर एक से अधिक उत्पाद बन रहा है, जैसे अगर एक से अधिक उत्पाद बनेगा, जैसे मैं बात करूं कॉपर प्लस में H2SO4, कॉपर H, ये क्या करेगा, ये कॉपर सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट। और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। और क्या बनाएगा, H2S, ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट बन जाएगा। हाँ, तो बनाया क्या है, कॉपर सल्फेट के साथ 2 ऑक्सीजन। चलो ठीक। तो ये अब ये क्या है, जब एक से अधिक क्या होते हैं, जब एक से अधिक क्या करते हैं, जब एक से अधिक क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। जब एक से अधिक उत्पाद होते हैं, उत्पाद को हम किस तरह लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। और उत्पाद को अगर एक से अधिक रहे उन्हें किसके द्वारा अलग किया जाएगा, प्लस के द्वारा अलग किया जाएगा। और पांचवी पॉइंट होती है, पांचवी पॉइंट क्या होती है, अभिकारक और उत्पाद को क्या किया जाता है, तीर के निशान, तीर बराबर, इसे हम बराबर के भी निशान के द्वारा, बराबर के निशान के द्वारा या तीर के निशान के द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। देखो यहाँ पे तीर के निशान, ये इस तरफ उत्पाद हो, इस तरफ अभिकारक, इस तरफ अभिकारक, इस तरफ उत्पाद। इन्हें किसके द्वारा अलग कर रहे हैं, तीर के निशान के द्वारा क्या कर रहे हैं, अलग करते हैं। ये क्या थे, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि है। इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, लिखते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग क्या बनती है अपनी, इसके बाद अगली हेडिंग हमारी बनती है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया कि रासायनिक समीकरण को लिखा किस प्रकार से जाता है, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसके बाद अगली हेडिंग क्या बनती है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, क्या कह रहे हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, या ये कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं, संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो अगर बात की जाए संतुलित रासायनिक समीकरण में, यहां से मैं लेता हूं, पहले एक उदाहरण देता हूं, H2+O2। संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की संख्या क्या होती है, तत्वों की संख्या समान होनी चाहिए। संतुलित समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्यों, क्यों समान हो, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों इन्हें समान लिखते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो हम द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इन्हें क्या करेंगे, तत्वों की संख्या को क्या करेंगे, समान करेंगे। पहले लिख दो, उसके बाद संतुलित समीकरण में अभिकारक और उत्पाद क्या लिखते हैं, रासायनिक समीकरण, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की संख्या को क्या करते हैं, तत्वों की, अभिकारक और उत्पाद, समीकरण में अभिकारक और उत्पाद और उत्पाद, अभिकारकों और उत्पादों लिखेंगे, अभिकारकों और उत्पादों की, उत्पादों के तत्वों, उत्पादों के
की संख्या, तत्वों की संख्या, तत्वों नहीं अणुओं की संख्या लिखते हैं, तत्वों के परमाणु, तत्वों के परमाणु, तत्वों के परमाणु की संख्या, तत्वों के परमाणु, तत्वों के परमाणु की संख्या। अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या क्या समान लिखते हैं, समान परमाणु की संख्या, समान समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के तत्वों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम कहता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, के अनुसार, ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न, ना तो द्रव्यमान को को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। क्योंकि द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न हम कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते। भाई क्यों हम ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्यों यूज कर रहे हैं, बहुत थोड़ा सा ध्यान देना, H2 और O2 को, H2 प्लस O2 को अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे कुछ है तो वो हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन, मान एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है, मान लो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, एक होता है, तो दो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, दो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, अगर एक हाइड्रोजन का दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का एक है, दो हाइड्रोजन का दो हो जाएगा। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16, तो इसका यहाँ पे दो द्रव्यमान हो रहा है, यहाँ पे कितना द्रव्यमान हो रहा है, 16 दूनी 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो दो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, अणुभार 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल द्रव्यमान कितने मिल रहे हैं, 34 द्रव्यमान मिल रहे हैं, कितने 34, क्या यहाँ पे द्रव्यमान 34 आ रहा है, देखो द्रव्यमान कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, द्रव्यमान कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, दो हाइड्रोजन का दो, ऑक्सीजन का है तो एक हो, तो इसका 16, कितने बन रहा है, 18 द्रव्यमान बन रहा है, 18 द्रव्यमान बन रहा है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहता है कि द्रव्यमान तत्वों की संख्या बराबर, द्रव्यमान पहले बराबर होना चाहिए, द्रव्यमान यहाँ पे 18 और यहाँ पे कितना हो रहा है, 34 हो रहा है। तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, तत्व को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या एक ऑक्सीजन, इसमें क्या करेंगे, दो से गुणा करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, अब कितना यहाँ पे हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब गिनती करते क्या, अब द्रव्यमान से, अब ये दो ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 32, और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए ना, 4 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 अणुभार हो जाएगा, और इसका 32 हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन, पहले यहाँ पे बात करूंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन का कितना होगा,
4 हाइड्रोजन का कितना 4 होगा, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है 32, ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यहाँ पे 32 प्लस में 32। तो देखो दोनों तरफ द्रव्यमान क्या है, सेम है ना, दोनों तरफ द्रव्यमान, यहाँ पे 4 प्लस 32, वहां पे भी 4 प्लस 32। इस प्रकार से क्या कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है यूज होता है। आई होप आपको शायद संतुलित रासायनिक समीकरण और समस्त हेडिंग आपको समझ में आई होगी। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।